नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी। पिछले करीब मान लीजिए 5 सालों में 2020 से अब 2025 तक इस पॉलिसी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी हलचल मचाई है। आज हम इसी के असर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा के लिए हमारे पास काफी ठोस आधार हैं। सरकारी दस्तावेज हैं, जैसे यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स, प्रेस विज्ञप्तियां जो 2025 तक आई हैं। फिर अखबारों में भी काफी कुछ छपा है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। अकादमिक संस्थानों की अपनी रिपोर्ट्स हैं। और एक खास चीज है, ब्रिटिश काउंसिल की 2024 की रिपोर्ट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नजरिया देती है। हाँ, वो जरूरी है। तो हमारा मकसद आज क्या है, यही समझना कि भाई एनईपी 2020 की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, और इसने छात्रों, शिक्षकों की सोच पर क्या असर डाला है, जमीन पर क्या बदला है, मतलब असल में क्या लागू हुआ, क्या नहीं। और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि जानकारी को आसान तरीके से बातचीत के अंदाज में पेश किया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसा मैंने कहा, जरूरत क्यों थी? मतलब पुरानी व्यवस्था में क्या गड़बड़ थी कि इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ा? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था दुनिया के साथ कदम मिलाना। हमारी जो पारंपरिक 3 साल की डिग्री थी ना, हाँ। वो कई देशों में, खासकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जहां 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलता है, वहां पूरी तरह से मान्य नहीं थी। अच्छा। छात्रों को दिक्कत आती थी मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन के लिए। अक्सर ब्रिज कोर्स करने पड़ते थे या 1 साल और लगाना पड़ता था। तो ये तो वाकई एक बड़ी रुकावट थी। बिल्कुल। तो एनईपी का एक लक्ष्य था कि भारतीय डिग्रियों को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिले, आसानी से स्वीकृति मिले। और इसके साथ ही एक और पुरानी शिकायत थी हमारी व्यवस्था से, रट्टा मारना। रोट लर्निंग। जी, मतलब ज्ञान को समझना, उसे इस्तेमाल करना, इसके बजाय बस याद करके परीक्षा पास कर लो। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पीछे छूट रहा था। तो इस रटने वाली आदत को तोड़ने के लिए एनईपी ने क्या किया, मतलब करिकुलम में क्या बदलाव है? एनईपी 2020 में इसी के लिए नए करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई। इसमें जोर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब करके सीखना। हाँ बिल्कुल, थ्योरी तो है ही, लेकिन साथ में प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, लैब वर्क, फील्ड वर्क, इन सब पर ज्यादा ध्यान। कोशिश ये है कि जो मुख्य विषयों का बोझ है वो कुछ कम हो और छात्रों को क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज्यादा स्पेस मिले। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। एक और बड़ी समस्या थी शायद ड्रॉप आउट रेट्स की। हाँ, वो भी एक गंभीर मुद्दा था। पुरानी व्यवस्था बहुत सख्त थी। अगर किसी को मान लीजिए आर्थिक या पारिवारिक वजहों से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, तो उसके पिछले साल बेकार हो जाते थे अक्सर। बिल्कुल, वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल था। इसी के लिए एनईपी में ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम यानी MEES लाया गया। MEES, ये कैसे काम करता है? क्या इससे वाकई छात्रों को वो लचीलापन मिला है? देखिए, इसका आइडिया यही है कि छात्र को एक सेफ्टी नेट मिले। अगर कोई 1 साल बाद छोड़ता है तो सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री, और वो बाद में चाहे तो अपनी पढ़ाई वहीं से दोबारा शुरू कर सकें। अच्छा। और आपने लचीलेपन की बात की, तो एक और पहलू है रिसर्च का। भारत की रैंकिंग्स आप देखें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में बहुत अच्छी नहीं रही हैं। हाँ, ये तो चिंता की बात रही है। इसे सुधारने के लिए एनईपी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की। खास तौर पर जो 4 साल की डिग्री है, जिसमें 1 साल रिसर्च पर फोकस हो, ऑनर्स विद रिसर्च। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसका मकसद यही है कि छात्रों में शुरू से ही एक रिसर्च वाली सोच, एक माइंडसेट डेवलप हो। और वो जो पुरानी दीवारें थी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, Right. क्या एनईपी उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रही है? वो काफी सीमित कर देती थी छात्रों को। जी हाँ, बिल्कुल। ये एनईपी का एक और बड़ा लक्ष्य है। विषयों के बीच ये जो सख्त बंटवारा था, उसे ज्ञान के विकास में एक बाधा माना गया। तो एनईपी का जो मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक और इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतरविषयक अप्रोच है, हाँ। वो छात्रों को आज़ादी देता है कि वे अपनी पसंद के विषय चुनें, चाहे वो पारंपरिक रूप से अलग अलग स्ट्रीम के क्यों ना हो। क्या इसके कुछ उदाहरण दिख रहे हैं अब? हाँ बिल्कुल, अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं 2024-25 की। छात्र वाकई में ऐसे कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं, जैसे कोई फिजिक्स मेजर के साथ म्यूजिक में माइनर ले रहा है, अरे वाह। या कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है पर साथ में साइकोलॉजी में ओपन इलेक्टिव कोर्स कर रहा है। तो मकसद है कि एक ज्यादा होलिस्टिक, एक ज्यादा व्यापक ज्ञान और स्किल सेट तैयार हो। ये बदलाव तो मतलब
कागज पर तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन क्या छात्रों की सोच पर, उनकी मानसिकता पर भी इसका कुछ असर दिख रहा है? असर तो आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर बदलाव दिख रहा है। सबसे बड़ा बदलाव शायद ये है कि वो जो एक सीधी लाइन वाला रास्ता था ना करियर का, हाँ, कि बस यही करना है। हाँ, उस सोच से हटकर अब छात्र एक ज्यादा लचीली यात्रा के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पास ऑप्शंस हैं। इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स और खास तौर पर जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी है, उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ये एबीसी क्या चीज़ है? इसे थोड़ा और समझाएंगे। ये काफी अहम लगता है एनईपी के लचीलेपन के लिए। जरूर। एबीसी को आप एक तरह का डिजिटल लॉकर समझिए। छात्र जो भी क्रेडिट्स कमाते हैं, चाहे अपने कॉलेज से या किसी दूसरे कॉलेज से या फिर ऑनलाइन कोर्स करके, जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म से, हाँ, स्वयं। वो सारे क्रेडिट्स इस एबीसी अकाउंट में जमा होते जाते हैं। अच्छा। तो मान लीजिए किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर पढ़े, कुछ क्रेडिट्स जमा किए, फिर ब्रेक लिया। उस दौरान स्वयं से कोई ऑनलाइन कोर्स किया, उसके क्रेडिट्स भी मिले। अब अगर वो वापस किसी और यूनिवर्सिटी, मान लीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो वो अपने एबीसी अकाउंट से ये क्रेडिट्स ट्रांसफर करवा सकता है। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी मानती है उन क्रेडिट्स को। हाँ, ये जरूरी है कि संस्थान उन्हें स्वीकार करे, लेकिन ये सिस्टम क्रेडिट ट्रांसफर को संभव बनाता है। उसकी पिछली मेहनत बेकार नहीं जाती। और यूजीसी और मंत्रालय के रिपोर्ट्स देखें 2025 तक की, तो लाखों छात्रों ने एबीसी अकाउंट्स बना लिए हैं। क्रेडिट ट्रांसफर भी शुरू हो गया है, हालांकि अभी इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। तो ये एबीसी वाकई छात्रों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, अलग अलग जगह से पढ़ने की, ब्रेक लेने की, अपनी रफ्तार से चलने की। इससे एक आज़ादी का एहसास तो आता होगा। बिल्कुल। छात्र अब सोच सकते हैं कि चलो 1 साल काम का अनुभव ले लेते हैं, या अपना कोई स्टार्टअप ट्राई करते हैं, या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है तो ब्रेक ले लेते हैं। ये जानते हुए कि उनकी पढ़ाई पूरी तरह से रुकेगी नहीं, वो वापस आ सकते हैं। तो मानसिकता बदल रही है। सिर्फ एक विषय में गहराई तक जाने के बजाय अब शायद अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने और स्किल्स हासिल करने पर जोर है। हाँ, रुझान कुछ ऐसा ही दिख रहा है। वो जो हमने पहले बात की थी ना, अनोखे विषय कॉम्बिनेशंस की, हाँ, वो इसी बदली हुई सोच का नतीजा है। छात्र अब सिर्फ डीप स्पेशलाइजेशन नहीं, बल्कि ब्रॉडर एक्सप्लोरेशन और स्किल एक्विजिशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। और परीक्षाओं का क्या? वो तो हमारे सिस्टम का केंद्र रही है हमेशा। क्या फोकस अब असल स्किल सीखने पर गया है? एनईपी में स्किलिंग पर भी तो बहुत जोर था। हाँ, जोर तो शिफ्ट हुआ है। कम से कम पॉलिसी लेवल पर तो साफ दिखता है। करिकुलम में वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, और साथ ही स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज यानी एसईसीज शुरू किए गए हैं। एसईसीज ये क्या है? ये छोटे क्रेडिट बेस्ड कोर्स होते हैं। इनका मकसद है छात्रों को उनके मुख्य विषय के अलावा कुछ और जरूरी स्किल सिखाना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस या कोई खास ट्रेड स्किल। तो सोच ये है कि छात्र सिर्फ डिग्री होल्डर न बने, बल्कि एम्प्लॉयबल बने, रोजगार के लायक बने। पर हाँ, ये बदलाव अभी सब जगह एक जैसा लागू नहीं हुआ है। तो ये तो हुई इरादों और बदलती सोच की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। पिछले 5 सालों में 2020 से 2025 तक असल में क्या लागू हुआ है और उसके नतीजे क्या हैं? पहले सफलताओं की बात कर लेते हैं। कुछ एरिया में निश्चित तौर पर प्रोग्रेस हुई है। जैसे हमने बात की, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का लागू होना एक बड़ा कदम है। लाखों छात्रों का इससे जुड़ना, क्रेडिट ट्रांसफर की शुरुआत होना, ये एक कामयाबी है, भले ही अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश हो। यूजीसी और पीआईबी की 2025 की रिपोर्ट्स इसे हाईलाइट करती हैं। और रिसर्च वाला पहलू, वो जो 4 साल की रिसर्च डिग्री थी, उसका कुछ असर? हाँ, वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो छात्र 4 साल की ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री पूरी करते हैं, वो अब सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मतलब मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं? जी नहीं, इससे उनका पूरा 1 साल बच जाता है। ये उन छात्रों के लिए बड़ा इंसेंटिव है जो रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं। कई अच्छी यूनिवर्सिटीज ने इसे लागू कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हमारी डिग्रियों को अब ज्यादा मान्यता मिल रही है? आपने ब्रिटिश काउंसिल रिपोर्ट का जिक्र किया था। हाँ, उस रिपोर्ट में ये बात साफ कही गई है। 2024 की ब्रिटिश काउंसिल रिपोर्ट कहती है कि 4 साल की डिग्री शुरू होने से भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम अब पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के ज्यादा करीब आ गया है। तो इससे छात्रों को बाहर अप्लाई करने में आसानी हुई होगी? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, उनके लिए मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करना, क्रेडिट ट्रांसफर करवाना आसान होना चाहिए। हालांकि असल में हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन एनईपी ने कम से कम एक स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट तो दिया है। और डिजिटल एजुकेशन, पेंडेमिक के बाद तो वैसे भी इस पे बहुत फोकस रहा है। एनईपी ने इसे कैसे आगे बढ़ाया?
डिजिटल इंटीग्रेशन तो एनईपी का एक अहम हिस्सा है। दीक्षा जो स्कूल एजुकेशन के लिए है और स्वयं जो हायर एजुकेशन के लिए है। हाँ, ये नाम सुने हैं। तो ये कुछ अच्छी खबरें। एबीसी, डायरेक्ट पीएचडी, इंटरनेशनल अलाइनमेंट, डिजिटल पुश। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चुनौतियां क्या हैं? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? और चुनौतियां कम नहीं हैं बल्कि काफी गंभीर हैं, और एनईपी की कामयाबी काफी हद तक इन चुनौतियों से निपटने पर ही निर्भर करेगी। सबसे बड़ी चुनौती है असमान कार्यान्वयन, मतलब अनइवन इम्प्लीमेंटेशन। असमान कार्यान्वयन, इसका क्या मतलब हुआ? रिसोर्स हैं, इच्छा शक्ति है, वो तो बदलावों को तेजी से लागू कर रहे हैं, लेकिन देश में हजारों छोटे कॉलेज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के तहत आने वाले कॉलेज हैं, कम रिसोर्स वाले संस्थान हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस असमानता से तो फिर एक नई तरह की खाई पैदा हो रही होगी छात्रों के बीच। बिल्कुल यही हो रहा है। एक ही पॉलिसी के तहत पढ़ रहे दो छात्रों के अनुभव बहुत अलग हो सकते हैं। एक को शायद अच्छी लैब्स, मल्टीडिसिप्लिनरी चॉइस, ट्रेन्ड फैकल्टी मिल रही है, और दूसरे को शायद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना मिले। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स चलाने के लिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए जो लैब चाहिए, वर्कशॉप्स चाहिए, या रिसर्च के लिए जो माहौल चाहिए, और सबसे जरूरी ट्रेन्ड टीचर्स। हाँ वही मैं कह रहा था, वो हर जगह नहीं है, और इससे क्वालिटी गैप बढ़ रहा है। शिक्षकों की बात बहुत अहम है। क्या हमारे टीचर्स इस नई तरह की टीचिंग के लिए तैयार हैं, जिसमें लेक्चर कम और फैसिलिटेशन ज्यादा हो? ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एनईपी सिर्फ सिलेबस नहीं बदल रही, वो पढ़ाने का तरीका, पेडागोजी भी बदलना चाहती है। टीचर्स उम्मीद है कि वो सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड बने। इसके लिए उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और रीस्किलिंग की जरूरत है। क्या ऐसी ट्रेनिंग हो रही है? कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स बने हैं, कुछ वर्कशॉप्स हुई हैं, लेकिन सवाल है क्या वो काफ़ी हैं, क्या वो अनिवार्य हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारत में पहले से ही क्वालिफाइड टीचर्स की भारी कमी है, खासकर हायर एजुकेशन में। तो नए रोल के लिए टीचर्स को तैयार करना और उनकी कमी पूरी करना, ये दोहरी चुनौती है। बोर्ड एग्जाम्स में सुधार की भी बात थी। उन्हें कम स्ट्रेसफुल, ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने का लक्ष्य था। उसका क्या स्टेटस है? वो एक और एरिया है जहां प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने का आइडिया और छात्रों को बेस्ट स्कोर चुनने का ऑप्शन देने का विचार, हाँ, वो तो काफी चर्चा में था। वो अभी भी या तो पायलट फेज में है या बहुत लिमिटेड स्किल पर लागू हुआ है। और एग्जाम्स को रट्टेबाजी से हटाकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाना भी एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें टाइम लग रहा है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदलना, असेसमेंट का तरीका बदलना, टीचर्स को ट्रेन करना, ये सब बड़े काम है। और वो जो मल्टीपल एग्जिट वाला पॉइंट था, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर निकलने की बात, क्या उसको लेकर क्लैरिटी है मार्केट में? यहाँ एक प्रैक्टिकल कंफ्यूजन है। कागज पर तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा, हाँ, उसकी जॉब मार्केट में क्या वैल्यू होगी, इसको लेकर छात्रों में, पेरेंट्स में और यहाँ तक कि एम्प्लॉयर्स में भी काफी भ्रम है, अनिश्चितता है। मतलब इंडस्ट्री उसे पहचानेगी या नहीं? बिल्कुल। क्या उसके बेस पर अच्छी नौकरी मिलेगी? जब तक सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इन एग्जिट क्वालिफिकेशंस के लिए एक क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन नहीं बनाते, तब तक छात्र शायद इन्हें अपनाने से हिचकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसे पढ़ाई अधूरी छोड़ने का ही ठप्पा माना जाए। तो तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ बड़े लक्ष्य हैं, कुछ शुरुआती सफलताएं भी दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन की भारी चुनौतियां हैं, रिसोर्स की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एनईपी 2020 निस्संदेह एक बड़ा और ईमानदार प्रयास है भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, उसे ज्यादा लचीला, प्रासंगिक, ग्लोबल बनाने का। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की शुरुआत हो, 4 साल की डिग्री का ऑप्शन हो, डिजिटल लर्निंग पर जोर हो, ये सब पॉजिटिव कदम है। लेकिन इसकी असली सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या हम ये जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है उसे भर पाते हैं, क्या हम अपने टीचर्स को तैयार कर पाते हैं, और क्या हम नई व्यवस्था के हर पहलू पर, खासकर इन एग्जिट ऑप्शंस पर स्पष्टता ला पाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एनईपी 2020 एक सफर है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। पिछले 5 साल में शायद नींव रखी गई है, कुछ दीवारें खड़ी हुई हैं, पर पूरी इमारत बनने में अभी वक्त लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। और ये जो असमानता, शिक्षकों की तैयारी और नई क्वालिफिकेशंस की मान्यता वाली चुनौतियां हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। एकदम। और यहीं से भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर शायद पॉलिसी मेकर्स को, एकेडमिक्स को, इंडस्ट्री को, सबको मिलकर सोचना होगा। क्या सवाल है वो? सवाल यह है कि आखिर शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट देना, या फिर छात्रों में वो क्षमता विकसित करना कि वो लगातार सीख सकें, क्रिटिकली सोच सकें और असल दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी स्किल्स हासिल कर सकें?
एनईपी इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन भविष्य में ये बैलेंस कैसे सधेगा, खासकर तब जब जॉब मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इस पॉलिसी का फायदा सिर्फ कुछ चुनिंदा संस्थानों के छात्रों तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि हर छात्र तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। वाकई ये एक बुनियादी सवाल है कि ज्ञान और कौशल, डिग्री और क्षमता के बीच सही तालमेल कैसे बनेगा और ये बदलाव समावेशी कैसे होगा। इस बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।